अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि बच्चों तुम सब लोग खैर खैरियत से होगे। आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ वन FAR 1। PRC का पेपर तुम देके कुछ बच्चे आ चुके होंगे, कुछ बच्चे दिसंबर में दे के आए, कुछ बच्चे अभी देंगे और जो फ्री होंगे। सही है जी। तो खैर जो भी आपने PRC में किया वो आपकी बेस थी, वो प्री क्लियरेंस लेवल है आपका। सही है जी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी, इसलिए उसका नाम भी PRC है। वंस यू स्टेप इन कैफ तो थोड़ी सी दुनिया चेंज हो जाती है। तो उस दुनिया के चेंज होने से आपको भी अपने आप में हल्का सा बदलाव लाना होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ाई करनी है, पर हाँ जितना टाइम करनी है उतना तो करनी है ना। ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बोलेंगे मुझे मेहनत ही नहीं करनी है, PRC भी निकल गया तो ये नहीं निकलेगा, ये बहुत दुख दे देगा। इस सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँ, 7 ईयर्स से मैं एसोसिएटेड हूँ। सर अहमद कोई 15 16 17 साल से एसोसिएटेड है। सही है जी। पैशन है, पागल हूँ। जैसे अगर कोई आप यूं कहें कि भाई कोई बंदा अगर शराब का नशा करता है तो मैं अकाउंटिंग का नशा करता हूँ, सर अहमद अकाउंटिंग का नशा करते हैं। तो ये नशा आपसे ज़्यादा हमारे लिए जो है ना भाई, ऐसा नशा है कि जो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, और इस नशे का आप लोगों ने भी फ़ायदा उठाना है। भाई लास्ट टाइम का अगर बताऊँ, सही है जी, तो मैंने एक एक टॉपिक के अंदर कोई 17 17 क्विज लिए हैं। अब जो बुक बनी है वो बुक ऐसी बनी है कि सर जिसके अंदर आपने अगर क्विज अटैम्प्ट करना है तो आपने मेरे पीछे नहीं भागना। ई क्विज में लास्ट टाइम लेके आया था, बट इस बार वही ई क्विजेस, सही जी, मैंने बारकोड की फॉर्म में बुक में चिपका दिए हैं। यानी लेट से अगर मैंने 3 सवाल करा दिए तो तीसरे सवाल के बाद एक डेडिकेटेड क्विज उसी बुक के पेज पे बारकोड की सूरत में। तो आपको ये उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आफ्टर 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट द क्विज। तो जैसे ही वो बच्चों आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आपने मेरे पीछे नहीं भागना कि सर मुझे क्विज दे दें। आप सिंपल एक काम करें, उस बार कोड रीडर को स्कैन करें, यू विल अराइव एट द क्विज, और आप जब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी सामने आ जाएंगे। और फिर अगर कोई क्यूरी है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसके लिए सर बैठे हुए। तो सर दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस FAR 1 टू द नेक्स्ट लेवल। मैं फिर बता दूं, मेरे लिए ये सब्जेक्ट सिर्फ टीचिंग नहीं है, मेरे लिए ये सब्जेक्ट को पढ़ाना इबादत है, जो कि मैं अपने तौर पे बखूबी निभाऊंगा और आपको भी मजबूर करूंगा कि आप निभाएं। सर सबसे पहले मैं अपना सबसे पहला टॉपिक और मुश्किल टॉपिक, जो कि इस बार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि वो इस अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वेटेज 15 से 20 नंबर है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। तरीका ये होगा कि सर हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। ज़ीरो से लेके चलने का मतलब ये है कि सर आपकी एक एक लॉजिक पे काम करेंगे। अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिखाऊं तो इसका सोल्यूशन कुछ देखें, इस फॉर्मेट पे आता है, ये चले जा रहा भाई, ये चले जा रहा है, यहाँ ख़त्म हुआ। मैंने आपको रटा नहीं लगवाना, मैं आपको जो जो बातें कहूँगा ना, अकाउंटिंग यार एक मज़ा है। मैं आपको लॉजिकल वे में अकाउंटिंग सिखाऊंगा, आप कुछ रटने की नीड नहीं है। आप देखेंगे आपको समझ आएगा, हाँ यार इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ये होना चाहिए, अलॉन्ग विद द लॉजिक्स। आप बोलेंगे यार किसी को भी क्वेश्चन करे क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों का जवाब मैंने आपको देना है, सर अहमद ने आपको देना है। बात समझ आती है? आए बिस्मिल्लाह करते हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बट उससे पहले कुछ बेसिक्स पे हाथ रखता हूं मैं आपके, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाए और आपकी चीज़ें रिवाइव हो जाए कि भाई आपको वाकई में बेसिक्स पता थी। आए, आपने अपने बचपन में PRC के लेवल पे एक नाम सुना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या नाम सुना होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। अच्छा भाई, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, आप बोलेंगे सर एसेट आता है, लायबिलिटी आती है और इक्विटी आती है। तीन चीज़ें वापस से रिपीट करता हूं, बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट आता है, लायबिलिटी आती है और इक्विटी आती है। सर मैं ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी ना। बैलेंस शीट का असल मतलब यह है कि यह बताता है आज तक का मेरा सरमाया कितना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है? सर बैलेंस शीट मुझे यह बताती है कि आज तक का मेरा सरमाया कितना है, ये मुझे मेरी बैलेंस शीट बताती है। सर आप खुद देखें ना, फोकस करें भाई। अगर मैं आपको इस स्क्रीन पे जो आपको मेरी बैलेंस शीट दिख रही है, उसके अंदर मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट साल के शुरू में, यानी लास्ट ईयर, यानी 2019 है तो 2019 का आखिर इस साल का शुरू हुआ ना, लास्ट ईयर के आखिर में यानी इस साल के शुरू में मेरे पास PP मौजूद था 80,000 रुपए का। ये
कम होके रह गया है 60,000 रुपये का, ये कम होके रह गया 60,000 रुपये का, यानी ये बताता है एजेड की पोजीशन। यानी आपके टीचर ने आपको पीआरसी में ये तो सिखाया ही होगा कि भाई बैलेंस शीट बनती है एजेड की, आज तक की, कि आज तक क्या बचा हुआ है मेरे पास। तो ये बैलेंस शीट मुझे अभी ये बता रही है कि मेरे पास साल के शुरू में 80,000 रुपये का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, साल के आखिर में मेरे पास 60,000 रुपये का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये बैलेंस शीट है, इसलिए ये बैलेंसेस बताती है, ये बैलेंस शीट है इसलिए ये बैलेंसेस बताती है। सर आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाई द हेल वी आर गोइंग इनटू बैलेंस शीट, आप तो कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं। इसके लिए लाजमी है, जब तक आपको ये बेसिक नहीं समझ आती तब तक आप कैश फ्लो से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। कोई टीचर अगर करा दे तो ये तो मेरे लिए अलार्मिंग बात है, नहीं हो सकता। स्टिल यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ इंटायर थिंग्स, कि भाई आपको पता हो कि भाई असल में बैलेंस शीट का मतलब क्या, तभी तो मैं कनेक्ट करूंगा। तो आपको मैंने वापस से रिपीट करके ये बता दिया कि सर बैलेंस शीट का मतलब है इसमें आते हैं बैलेंसेस, बचे कुचे बैलेंसेस आज तक के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं साल के शुरू के अंदर मेरे पास, यानी लास्ट ईयर का आखिर, यानी इस साल का शुरू, मेरे पास 2 लाख रुपए का कैश था। कितने का कैश था? 2 लाख रुपए। मैं कैश से कनेक्ट करूंगा तो हिलना नहीं है उधर उधर, फोकस होके। मोबाइल बजाए तो रखो साइड में, भी प्लीज फोकस होके मेरी बात सुननी है तुम लोगों ने। अच्छा, साल के शुरू में मेरे पास बच्चों को 2 लाख रुपीज का कैश है। अब ये बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है? मैं आपको इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं, मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं। ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है कि साल के आखिर में मेरे पास 3 लाख रुपए का कैश मौजूद है। कितने का कैश मौजूद है बच्चों? 3 लाख रुपए का। यानी ये बैलेंसेस बता रही है ना, बैलेंस शीट है। दिस बैलेंस शीट इज टेलिंग मी दैट आई हैव अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज एज एट 31 दिसंबर 2020। यानी 2020 के आखिर में बच्चों मेरे पास 3 लाख रुपए का बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट है। अच्छा, अब मैं अगर देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर इस 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए को कंपेयर करूं, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट से, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से, तो क्या चेंज आया? भाई चेंज ये आया कि मेरे पास, मुझे ये लगता है कि 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो आया है, और वो आया है फॉर द ईयर में। बच्चों ये बहुत अहम बात है, ये खुदा के वास्ते इसको देख के समझ के बिल्कुल फोकस होके देखो। मैं क्या हूं, मेरे पास क्या आया है? कैश इनफ्लो फॉर द ईयर आया है। सर मेरे पास कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, यानी भाई कोई आपसे पूछे साल के शुरू में, यानी दिन के शुरू में कैश कितना था, आप बोलेंगे 2 लाख रुपए। भाई आखिर में कितना है? 3 लाख रुपए। तो कितना आया? 1 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट मुझे बता रही है कि मेरे पास कैश इनफ्लो फॉर द ईयर है 1 लाख रुपए का। यानी इस साल 19 से 20 के दरमियान जो भी हुआ है, यानी 19 का आखिर और 20 का आखिर, मैं बोलूँ एक ही साल है ना, तो एक साल में मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया है यहाँ तक। यानी अभी ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है बच्चों कि मेरे पास पूरे साल के अंदर 19 से 20, यानी 2019 और 2020, इसके बीच में मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश है। ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है। सही है जी, आगे लेके चलता हूँ। फिर मैंने आपको ये कहा कि सर मुझे एक बात बताएं, एक आपने सीखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपने सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, ये सब सीखा था, ये सब सीखा था। आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितना कमाया। आप मेरी बात समझें, फोकस होके दिमाग लगा के। ये आपको बैलेंस शीट ये बताती है कि आपने एक साल के अंदर कितना कमाया, एक साल के अंदर। बैलेंस शीट क्या बताती है? आज तक। अच्छा, आपने जो, क्योंकि आपकी बेसिक अकाउंटिंग की, कंपनी लेवल की अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है, पीआरसी लेवल पे आपने वहाँ क्या सीखा था? आप जो भी कमाते हैं वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, जो भी कमाते हैं कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। यानी आप उस प्रॉफिट को अपने जमा किए गए पैसे में इंक्लूड कर देते हैं। यानी जो आपने पैसे कैपिटल लगाया हुआ होता है ना, तो आप जो भी कमाते हो उससे आपकी वेल्थ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो बैलेंस शीट आपको बता रही होती है आज तक की कमाई। बैलेंस शीट बच्चों आपको क्या बता रही होती है? आज तक की कमाई। तो सर आपने यहां पे ऊपर तो दिखाया नहीं है कैपिटल, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। मैंने सिर्फ काम की चीज़ें उठाई हैं समझाने के लिए, बाकी चीज़ें एक एक करके आएंगी। पूरा 2-1.5 पेज का सवाल होगा ये, उसका सोल्यूशन भी अकॉर्डिंगली 2-3 पेजेस का होगा। फोकस होकर तामुल से, सुकून से चलते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पहले लॉजिक पे काम करना है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, मुझे पीएनएल क्या बता रहा है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहा है कि आपने एक साल में
कितना कमाया। ये क्या बता रहा है आपको बच्चों, आपने एक साल के अंदर कितना कमाया। यानी ये कौन बताता है मुझे, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। यानी सर आपने अभी दो बातें सिखाई मुझे, सर आपने दो बातें सिखाई। आपने मुझे पहली चीज ये सिखाई कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट का क्या मतलब है। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि सर आज तक जो मेरे पास बचा हुआ है, आज तक जो मेरे पास बचा हुआ है बैलेंस शीट में, कैश कितना बचा हुआ है 3 लाख रुपए। साल के शुरू में कितना बचा हुआ था 2 लाख रुपए, इस साल आया कितना 1 लाख रुपए। सर मुझे पीएनएल क्या बता रहा है, सर आपने एक साल में कमाया कितना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कह रहा है, आपने एक साल के अंदर कमाया कितना। और वो कितना कमाया मैंने, सर 80,000 रुपए फॉर द ईयर की कमाई होती है, एक साल की कमाई। यानी कभी भी आप दुकान खोलें, आप दुकानदार हैं, समझें सही जी, आप दुकानदार हैं, आप आलू बेचते हैं, आप छोले बेचते हैं, कुछ भी है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक दिन के शुरू में ढिया लगाया, तो आप ये कहेंगे ना कि मैंने उस दिन में कितना कमाया, तो कंपनी कहती है मैंने उस साल में कितना कमाया। प्रॉफिट निकलता है फॉर द ईयर का, और वो जाके बैलेंस शीट में जमा होता है, उसको मैं कहता हूं एज एड तक की कमाई, आज तक की कमाई। बट कंपनी अपनी कमाई तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखती है ना, कि एक साल में कितना कमाया, इसलिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस और आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। मैं फिर, मुझे पता है मैं बहुत रिपीट करूंगा, मैं पागल कर दूंगा आपको, आपने फोकस होकर सुनना है। एक दो बार मैसेज पे ध्यान हट भी गया, व्हाट्सएप पे आ भी गया, तो फिर भी तुमने सुनना है। अच्छा जी, कंक्लूजन, बैलेंस शीट क्या बता रही है, आज तक क्या हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है, एक साल में कितना कमाया। अच्छा अब मुझे कनेक्ट करना है, अब मुझे कनेक्ट करना है, सुनना। मुझे ये बैलेंस शीट देख के ये समझ आया कि ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग कैश ज़्यादा है, तो 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो है। बच्चों 1 लाख रुपए का क्या है, कैश इनफ्लो है। अच्छा मेरे शेयर होल्डर ने प्रॉफिट देखा, वो आ रहा है 80,000 रुपये। बच्चों को क्या आ रहा है 80,000 रुपये। मेरे शेयर होल्डर ने मुझे एनुअल जनरल मीटिंग में बुला लिया, बोला दादा भाई मुझे एक बात बता, मुझे बैलेंस शीट बता रही है कि मेरे पास कैश 1 लाख रुपए आया है। मुझे बैलेंस शीट क्या बता रही है, मेरे पास कैश कितना आया है, 1 लाख रुपए आया है। तुम बोल रहे हो कि हमने 80,000 रुपये कमाए, मेरे बाकी 20,000 रुपये कहाँ गए। यानी यार सर डिस्पैरिटी आ गई ना, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। भाई आपकी बैलेंस शीट बोल रही थी साल के शुरू में 2 लाख रुपए मौजूद हैं, साल के आखिर में 3 लाख रुपए मौजूद हैं, सीधा दिख रहा है 1 लाख रुपए मेरे पास आए। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहा है 80,000 रुपए आए। सर मतलब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रॉफिट एंड योर कैश। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, सर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, मतलब देयर कैन बी a difference between your profit for the year। यार ये बहुत अहम बात है, ये भाई दिमाग घुमा देता है, ये टॉपिक नहीं करके जाते बच्चे, हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तुम्हें आसान, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ सबसे आसान ये करा दूंगा तुम्हें। तुम मेरे साथ बने हो, बेसिक पे काम कर लेना, फिर देखो आगे कैसे चलता है ये गेम। बेसिक पे काम कर रहे हैं अभी। अब तो लॉजिक देखो, मैंने कैश फ्लो शुरू भी नहीं करवाया, मैं तो तुम्हें मंतक पे लेके आ रहा हूँ घूम घुमा के कि कैश फ्लो होता क्या है, कैश फ्लो बनता क्यों है, अभी वो उस पे आ रहे हैं। अच्छा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन योर प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर को हाईलाइट कर लेते हैं सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड कैश फॉर द ईयर। सर ये फॉर द ईयर बोल रहा हूँ मैं, आप मेरी बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप फिर ना इधर उधर घूम गए। मैं कह रहा हूँ फॉर द ईयर। भाई फॉर द ईयर का मतलब है एक साल में कितना कैश आया। तो आप देखें ना बैलेंस शीट से मुझे कितना पता लगा, एक साल में 1 लाख रुपए आया। प्रॉफिट मुझे पीएनएल से पता लगा एक साल में इतना कमाया। तो सर दैट मीन्स कि अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी ना उस डिफरेंस की। तो उस वजह को केटर करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है। अब मैं एक एक करके वजहें डिस्कस करता हूँ, एक एक करके क्या करता हूँ, वजहें डिस्कस करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपने लेट से सेल की है 5 लाख रुपए की, अज्यूम कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल इससे हट गया। सुनना, मैंने पहली एग्जाम्पल आपको दी, आपने सेल की 5 लाख रुपए की। आप समझें आपकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, आप समझें बच्चों आपकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप समझें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, अज्यूम करवा रहा हूँ। तो आपके पास कैश भी कितना आना चाहिए जानी,
आपके पास 5 लाख रुपए आना चाहिए। बट मसला क्या है, मसला ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने वो सेल क्रेडिट पे की हो, उधार पे की हो, तो उसके लिए तो आपका अकाउंट रिसीवेबल होगा। सेल देखो, सेल्स का मतलब क्या, सेल्स तो सेल्स है ना, चाहे पैसे आए या नहीं आए। अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग भाई बेसिक सिखा के आया तुम्हें, मेरे दोस्त काशिफ ने सिखाया है तुम्हें, नीचे हर टीचर ने सिखाया है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि मेरी कमाना अलग बात है और पैसा आना अलग बात है? फिर रिपीट कर रहा हूं सर, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, यहां पे लिख रहा हूं, कमाना अलग बात है और पैसा आना अलग बात है। सर पहला रीजन बता चुका हूं मैं आपको, डिफरेंस बिटवीन योर प्रॉफिट एंड योर कैश। मुझे एक बात बताओ, 5 लाख रुपए की सेल की, एंट्री क्या बनी होगी, सेल्स क्रेडिट 5 लाख रुपीज से। अब हो सकता है कि इसमें से मेरे पास कैश 3 लाख रुपए आया हो, इसमें से कैश मेरे पास कितना आया हो, 3 लाख रुपए फॉर द ईयर। सेल्स तो इस साल की हो रही है ना, फॉर द ईयर की सेल्स हुई 5 लाख रुपए की, पैसा आया इससे रिलेटेड कितना बच्चों, 3 लाख रुपए, या समझ लो 4 लाख रुपए आ गया, 1 लाख रुपए नहीं आया अकाउंट रिसीवेबल। तो आप खुद सोचें, मेरे प्रॉफिट के अंदर सेल्स का इम्पैक्ट कितना है, 5 लाख रुपए का, मेरे पास कैश कितना है, 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से आउट है। भाई इसी वजह से तो कहा कि आप अपने शेयर होल्डर को रिकनसाइल करके दें। क्या रिकनसाइल करके दें सर, प्रॉफिट को रिकनसाइल करके दें कैश के बैलेंस से फॉर द ईयर से। यानी आप अपने शेयर होल्डर को बताएं कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर प्रॉफिट एंड योर कैश फॉर द ईयर। पहला मकसद समझ आता है, पहला मकसद ऑफ कैश फ्लो, इन ऑर्डर टू रिकनसाइल योर प्रॉफिट विद योर कैश फॉर द ईयर बैलेंस। जो अभी मैंने एग्जांपल दी आपको, चलें सर दूसरी एग्जांपल देना, आप ना मतलब अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूसरी एग्जांपल दें, चलें यहाँ दूसरी एग्जांपल देते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप जब इन्वेंट्री खरीदते हो, तो बच्चों इन्वेंट्री खरीदते वक्त क्या एंट्री बनती है? अच्छा पहले तो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं अभी, क्योंकि ये इलस्ट्रेशंस में सब आएगा तो इसलिए मैं सिखा रहा हूं। इन्वेंट्री खरीदते वक्त जब इन्वेंट्री परचेज होती है ना, तो वो एसेट होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता। वापस सुनो, इन्वेंट्री खरीदना इज माई एसेट नॉट एन एक्सपेंस। तो मैं एंट्री क्या बनाता हूँ, परचेजेस डेबिट इन्वेंट्री डेबिट, यानी परचेजेस स्लैश इन्वेंट्री, कुछ भी नाम दे दो आप, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, मैंने क्या किया, उधार पे परचेज की है, जानी उधार पे परचेज की, अकाउंट्स पेएबल पैसा नहीं गया मेरे पास से। अच्छा अगर मैं ये इन्वेंट्री बेच देता हूँ, अब आप सेल्स को भूल जाएं, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज करवाना सीखा है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको याद होगा कि जब इन्वेंट्री बिक जाती है तो वो इन्वेंट्री मेरी किताबों में नहीं रहती, मैं कहता हूं जो सेल है उसको कमाने के लिए मैंने ये खर्चा किया, अब वो बन गया एक्सपेंस। आप अपना दिमाग लगाएं, मैं अगर इसी में से अगर आपको एक इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊं, ऐसे ही समझिएगा। मैंने कहा, मैंने सर इन्वेंट्री डेबिट की और अकाउंट्स पेएबल को मैंने कर दिया सर क्रेडिट, सही है जी। मैंने कहा कि सर मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज की, सही है जी, और मैंने अकाउंट्स पेएबल को कर दिया क्रेडिट, सही है जी। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी जान, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चों, ये अमाउंट ये है परचेज ऑफ एसेट, ये है परचेज ऑफ एसेट, ये क्या जानी, परचेज ऑफ एसेट। अच्छा जी, फिर मैंने कहा जैसे ही मैंने इसको बेचा, COGS डेबिट हो गई और इन्वेंट्री ऐसे चला गया, यानी अब ये बना एक्सपेंस। क्योंकि जो सेल्स कमाता हूं, अब तो देखो मैंने पहले तो उसको कांस्टेंट रखा था, मैंने कहा अज्यूम करो COGS नहीं, अब मैं कह रहा हूं सेल्स को भूल जाओ। एक चीज समझने के लिए दूसरे को आपको ना कांस्टेंट रखना, आप भूल जाओ बाकी चीज को। अब मैंने कहा भूल जाए सेल्स भी कुछ है, पर उस सेल्स को कमाने के लिए आपने खर्चा किया होगा ना। आप क्या बोलते हैं सेल्स है, पर सेल्स ऐसी हवा में तो नहीं आई ना, उसके लिए कुछ खर्चा किया, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, पर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस कब आता है, जब बिक जाए। तो मैं कह रहा हूं ये खरीदना परचेज ऑफ एसेट था, ये बेचना इन्वेंट्री का एक्सपेंस है। ऐसा ही है, मैंने कहा भाई मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेच दी,
सही बच्चों, 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेच दी। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेगेटिव आ रहा होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेगेटिव आ रहा होगा, ऐसा ही है। अच्छा, यानी आप ये समझेंगे कुछ भी नहीं हो मेरे पीएनएल में, सेल्स वेल्स कुछ भी नहीं हो, तो मेरा नीचे जो मैं सब कांस्टेंट रख रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए, अलग अलग इंपैक्ट्स हैं, सिर्फ वजूहात समझ रहे हैं। आज करना कैसे है, क्या मैंने सिखाया, मैं तो पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्या मैंने कैश फ्लो बनाना सिखाया? भाई अल्लाह की कसम नहीं सिखाया, अल्लाह की कसम नहीं सिखाया कैश फ्लो बनाना। मैं अभी तो सिर्फ इस पे काम कर रहा हूँ कि कैश फ्लो बनता क्यों है, कैश फ्लो बनता क्यों है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं अगर सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखूं तो क्या मेरे पास लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा? अगर मैं अज्यूम करूं मेरी सेल्स नहीं है, अज्यूम करूं मैं सेल्स नहीं है, सही जी, मैंने सेल्स को कांस्टेंट रखा, मैंने कहा भूल जाए सेल्स है, पर पीएनएल में इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव है ना। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या मेरे पास से ये कैश आउटफ्लो हुआ या कैश आउटफ्लो ज़ीरो है? सर कैश आउटफ्लो ज़ीरो है क्योंकि ये एंट्री आपको बता रही है आपने ये उधार पे माल खरीदा है। तो अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ, क्या आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों कि जब मैं उधार पे माल खरीदता हूँ तो मेरी जेब से कोई कैश नहीं जाता, बट उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पीएनएल में चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो जाता है कम। ये इंतहाई टेक्निकल है, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ जानी, ये इंतहाई टेक्निकल है। मैं तुम्हारे लेवल पे आके उससे भी नीचे गिर के मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर खुदा के वास्ते मेरी बात फोकस होकर सुनना ताकि आसानी से समझ जाए। अभी मैंने कोई कैश फ्लो शुरू नहीं करवाया, अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट कि भाई करना क्या है, क्यों बनता है कैश फ्लो। अच्छा, दूसरा रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर वापस से पहले से रिवाइज करवाऊंगा। पहली चीज़ क्या बोली मैंने आपको अभी इस वाले दूसरे केस में, आप दिमाग लगाएं, माइंड मैपिंग करें, दिमाग में पिक्चर रखें यार। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब मैं चार्ज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने इतना एक्सपेंस किया। भाई एक्सपेंस होना अलग बात है, उसकी पेमेंट होना अलग बात है। लाजमी नहीं है कि जो एक्सपेंस हो गया वो पे हो गया। देखो एक्सपेंस का मतलब क्या है, ये लेट से कि भाई ये मेरा मोबाइल है, सही जी, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे पास आज मौजूद है, ये मेरा एसेट है। मैंने जैसे ही इसको बेचा ये मेरा एक्सपेंस हो गया, गया मेरा पैसा, इससे जो आएगा वो मेरी कमाई है, इससे जो प्रोसीड्स आएंगी वो मेरी क्या है, कमाई है। बट एसेट तो गया ना, एसेट तो गया ना मेरे पास से, एक्सपेंस तो हो गया ना। तो इससे जो कमाई आएगी, पहले वाले केस को रेफर कर रहा हूँ, इससे जो कमाई आएगी, लेट से ये मोबाइल है, सही जी, सिंपल समझना, ये जो मोबाइल है मेरा, मैंने इसको खरीदा लेट से भाई 2.5 लाख रुपए का, सही है जी। अच्छा, मैंने जिससे खरीदा मेरा दोस्त है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, मैंने कहा चलो भाई मेरा बेचने का काम है ना, मैंने इन्वेंट्री डेबिट की और अकाउंट्स पेबल टू माई फ्रेंड कर दिया क्रेडिट। मेरे पास 2.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री आ गई, मैंने उठा के इसको 3 लाख रुपए का बेच दिया। मैंने उठा के इसको कितने का बेच दिया, 3 लाख रुपए का बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी सेल्स कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। मेरी सेल्स कितनी हो गई, 3 लाख रुपए सेल्स हो गई। अच्छा, वो भी उधार पे बेचा मैंने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम खुद एक बात बताओ, जब मैंने उधार पे इस मोबाइल को बेचा ना मेरे पास कोई पैसा आया, और जो मैंने एक्सपेंस किया 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस भी हो गया ना, मोबाइल चला गया मेरे पास से। भाई मैं ये थोड़ी ना कहूँगा मेरे पास है। अब मेरा पता है क्या हुआ, मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरे बैलेंसेस मुझे ये बताएंगे कि मेरा रिसीवेबल और पेबल रह गया, जबकि मेरी जेब से कोई कैश नहीं गया। पर आपको नहीं लगता इस पूरे गेम के अंदर मैंने 50,000 रुपये कमा लिए? यानी सेल्स दिख रही होगी 3 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिख रही होगी 2.5 लाख रुपए की, 50,000 की इनकम, जबकि कैश कुछ भी नहीं है। भाई कैश इसलिए कुछ भी नहीं है, ना पैसा आया ना पैसा मेरी जेब से गया। दैट्स वाई आई प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैसे बनना है यार वो अभी सिखाऊंगा, कैसे बनना है अभी सिखाऊंगा। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, कि कैश फ्लो बनता क्यों है, क्यों बनता है। पहला रीजन, इन ऑर्डर टू रिकनसाइल योर प्रॉफिट फॉर द ईयर विद कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फॉर द ईयर। तो क्या ये दूसरा वाला केस बच्चों आपको समझ आता है कि अगर मैंने इन्वेंट्री खरीदी है तो लाजमी नहीं है कि मैंने जो खरीद के एक्सपेंस किया इन्वेंट्री को बेचा, तो बेचना तो मेरा एक्सपेंस है ना, उससे जो कमाई आएगी वो सेल्स है। पर ये खर्चा तो किया ना मैंने। खर्चा करना डजेंट मीन कि जेब से पैसा चला गया। खर्चा करना मतलब कि भाई आप उधार पे भी खरीद सकते हो, और उधार की इन्वेंट्री जब बेच दी तो अब आपका एक्सपेंस हो गया ना, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि आप कहते हैं इस सेल्स को कमाने के लिए मैंने ये एक्सपेंस किया है।
अब चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, और जो सेल्स किए चाहे उसके पैसे आए हों या ना आए हों, दैट्स वाई वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो पहली क्लास मैंने जो आपको बताई है वो सिर्फ 2 मकसद बताए मैंने आपको कैश फ्लो बनाने के, रीजन क्या है, प्रॉफिट को कैश फॉर द ईयर से क्या करना, रिकनसाइल करना। ओवरऑल समझ दे रहा हूं, फिर इस क्लास को कंक्लूड करता हूं, अगली क्लास में और रीजन बताऊंगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे लेके आऊंगा। सर पहली चीज बैलेंस शीट क्या बताती है, बैलेंस शीट ये बताती है कि आपके पास आज तक एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी यानी कमाए हुए पैसे कितने हैं, अब तक आपके लिए कह रहा हूं, आगे चेंजेस होंगी इसके अंदर। बैलेंस शीट क्या कहती है, मेरे पास मेरा सरमाया कितना है आज तक का। तो अगर मैं पिछले सरमाए को, पिछले साल के सरमाए को इस साल के सरमाए से कंपेयर करूं तो मुझे पता लग जाएगा फॉर द ईयर में चेंज क्या आया है। तो मैंने जैसे कैश की एग्जांपल दी, तो इस मेरी एग्जांपल में आपको कैश कितना इंक्रीज होता हुआ देखा, 1 लाख, यानी सिंपल सी बात यहां लग रही है कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया है। बात क्लियर है, यहां से क्या लग रहा है, मेरे पास कितने का कैश आया बच्चों, 1 लाख रुपए का। पीपी को भूल जाए, वो बाद में सिखाता हूं, अभी अगली क्लास भी तो है ना। अच्छा भाई, 1 लाख रुपए का कैश आया, जबकि मैं अपने पीएनएल पे गया तो प्रॉफिट कितने का है, 80,000 रुपए का। तो भाई जब मेरा प्रॉफिट 80,000 रुपए का है और मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश दिख रहा है, तो ये तो डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस के रीजंस हैं, मैंने अब तक कितने रीजन बताया, 2 रीजन बताया। पहला रीजन कौन सा बताया बच्चों, कि हो सकता है आपका रिसीवेबल हो सकता है आपका रिसीवेबल, क्योंकि आपने सेल तो बुक कर ली है, पैसे नहीं आया, तो देयर इज अ डिफरेंस को कैसे रिकनसाइल करना सिखाऊंगा। अच्छा सर दूसरा रीजन क्या हो सकता है सर, दूसरा रीजन ये कि आपने एक्सपेंस कर लिया हो, पे नहीं किया हो, तो दिस इज द सेकंड रीजन। तीसरा रीजन अगली क्लास में बताऊंगा। जज़ाकल्लाह।